बिहार में गिरती कानून व्यवस्था ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। बीती शाम राजधानी पटना में व्यस्ततम इलाके में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या ने पूरे राज्य को सकते में डाल दिया है। जहां एक तरफ पटना पुलिस ने एसएसपी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया, अपराधियों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। देर रात पोस्टमार्टम होने के बाद रुपेश कुमार के शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। रुपेश कुमार के पैतृक गांव छपरा के जलालपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस तरह से सरकार के नाक के नीचे जहां पूरी सरकार बैठती है, राज्य का पुलिस मुख्यालय है, उसके कुछ ही दूरी पर कल जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से अपराधियों ने इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी, ये सरकार में बैठे लोग जवाब दें। किस तरह से बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधी का सुनामी आ गया है अपराध का। इस पर सरकार में बैठे लोग सुशासन का दावा करने वाले क्यों चुप हैं? इस पर कोई सत्ता में बैठने वाले क्यों नहीं बोल रहे? कल जिस तरह से राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के अंदर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या कर दी गई, यह अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। और इतनी बात तो अब क्लियर हो गई कि मुख्यमंत्री के लगातार बैठकों, पुलिस हेडक्वार्टर जाने, आवश्यक निर्देश देने का कुछ भी परिणाम लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि रुपेश के हत्यारों को तत्काल तो गिरफ्तार करना ही चाहिए। यह साजिश से देखिए, मैं कौन क्या मांग करे न करे उससे मुझे नहीं, इसकी इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए, वो जो असली अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। और इसके लिए सरकार किसी भी माने स्तर पर कोई कोर कसर न छोड़े। मैं इस बात को मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यह पीछे एक छोटी कोई प्लानिंग नहीं होगी, एक बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसा ही माने हुआ होगा। तो इसको प्लान करने वाले लोगों के ऊपर भी नकेल कसा जाए। बिहार इन दिनों आतंक राज के दौर से गुजर रहा है। कोई व्यक्ति महफूज नहीं है। शास्त्री नगर के बगल, थाना के बगल में इंडिगो के स्टेशन मास्टर रुपेश जी की जिस तरह से हत्या की अपराधी ने, अरे जब मोतिहारी में, सुपौल में, सहरसा में, मधुबनी में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा सहित अनेक जिलों से हत्या की खबरें जब आती, इस पर हम सवाल खड़ा करते हैं। जिनके भाषाई आतंकी प्रवक्ता प्रवचन देने लगते हैं। बिहार में अरे जंगल राज के भी कानून होते हैं। अरे तो आतंक राज है, जिसको जहां चाहे बकरी की तरह हलाल करते। मुर्गे भी इतने आसानी से हलाल नहीं होते जितने आसानी से यहाँ आदमी हलाल हो रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ घटना स्थल से हमारे पटना के संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां यह वारदात कल शाम हुई थी 7:15 पर। एक बार जरा वो पूरा घटनाक्रम बता दीजिए कि कहां किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है ये, शशांक। देखिए राना, हम इस वक्त खड़े हैं कुसुम विला के पास, जो पटना के पुनाई चक में है और शास्त्री नगर थाना का इलाका है। कल जो शाम 7:15 बजे जब इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर रुपेश जब अपने एयरपोर्ट से, पटना एयरपोर्ट से अपने घर आए पुनाई चक के इसी इलाके में, तो यही अपार्टमेंट है जिसमें रहते थे रुपेश जी। और रुपेश जैसे ही उनकी गाड़ी आई, ये जो इलाका है पूरा मोहल्ला है, जो इनकी गली है, अगर इसको कहा जाए करीब 300 मीटर की गली है। उसके बाद इनका जो अपार्टमेंट है वो आखिरी है, इसके बाद डेड एंड है, इसके बाद जाने का आगे रास्ता नहीं है। तो इसी जगह पर जब उनकी गाड़ी रुकी और गाड़ी थोड़ी देर बाद टर्न होना था गाड़ी को अपने अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए, तो गाड़ी की जब स्पीड स्लो हुई तो पहले से घात लगाए अपराधियों ने जो यहाँ पर उनको शूट किया, करीब 6 गोलियां उनको मारी। तो देखिए, इस वक्त यहाँ पर जो एक कांच बिखरा हुआ है, दरअसल उसी गाड़ी का है जिस गाड़ी में इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर रुपेश सवार थे। तो यहीं पे ये जो पीओ यही है, यहाँ पर घटनास्थल यही है। और जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस में जो कांच बिखरे हुए और सामान बिखरा हुआ, उसके बाद ये इसी अपार्टमेंट में चूंकि रहते थे तो तमाम लोग उतर कर आए और उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन गोलियां काफ़ी लग चुकी थी और वो उनकी शॉर्ट डेथ हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा इलाका
आप देखिए कि ये जो गली है ये पहले एक लंबी और पतली गली है जिधर से आने का रास्ता है, वन वे है, क्योंकि इसके बाद गली करीब 300 मीटर की गली है और इसके बाद ये डेड एंड हो जाता है, यानी इस जगह के बाद रास्ता बंद है। तो ये एक तरफा रास्ता है, तो अपराधी काफी प्रोफेशनल थे। शशांक जी, रुपेश जी की गाड़ी किधर से आई और अपराधी कहां घात लगाए बैठे थे, एक बार जरा थोड़ा सा डिटेलिंग में उसको बता दीजिए। देखिए ये पुनाई चक्का इलाका है और मेन रोड से एक गली आती है, करीब 300 मीटर अंदर गली है ये। तो इसी गली से आप देख सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट गली का मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस गली से रुपेश की गाड़ी आई, चूंकि एक तरफा ही आने का रास्ता है, अगर दूसरी तरफ आगे जाके डेड एंड हो जाता है। तो ऐसे में ये जो यहाँ पर आए हैं और इसको इसी जगह के बाद से अपार्टमेंट के इसी गेट में, जो ये गेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस गेट के अंदर जाना था। तो गाड़ी वहाँ पे स्लो हुई और उस जगह पर पहले से अपराधी पहुंच चुके थे और उन्होंने इनको शॉट डेड किया, गोली वहां पर मारी। और जो तरीका था, जो जिस तरीके से गोली मारी गई है, पूरी तरह से प्रोफेशनल शूटर थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका टारगेट क्या है और टारगेट हिट करने के बाद उनको एस्केप करना था। और सबसे बड़ी बात है, एस्केप करने के लिए उनको कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं था, उनके पास वही लंबा 300 मीटर लंबी गली थी। कहा जाए तो ये गली है जिसमें एक से ज़्यादा गाड़ियाँ एक साथ नहीं घुस सकती हैं। तो पूरी तरह से उनको लाइन उनको दिया हुआ था, पूरी तरह से उनको रोड मैपिंग थी, रैकी की हुई थी। और उसके बाद उन अपराधियों ने ये 7:15 से 7:20 के बीच में घटना को अंजाम दिया और यहाँ से निकल चुके, एस्केप करने में सफल रहे हैं। जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 2 लोग थे जो बाइक में सवार थे, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो अपार्टमेंट है, यहाँ पर CCTV जरूर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ CCTV लगा हुआ है और इस CCTV का एंगल ऐसा है कि अगर ये CCTV फंक्शनिंग होता तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पता चल जाता कि अपराधियों का कुछ ना कुछ सुराग यहाँ पर मिल सकता था। लेकिन बताया जा रहा था काफ़ी लंबे समय से ये जो CCTV लगा हुआ है इस अपार्टमेंट पे, ये कई सालों से बंद है, नहीं ये फंक्शनिंग नहीं था। इसके आसपास का आप अगर देखें तो कभी ये काम नहीं कर रहा था। तो इससे ये साबित होता है कि अपराधियों ने CCTV के रेंज में उनको गोली मारी है। इसका मतलब है कि अपराधियों को पहले से पता था कि ये जो CCTV है वो फंक्शनिंग नहीं है, नॉट फंक्शनिंग है, और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और आराम से निकल गए। देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि जो घटना का तरीका है, पूरा क्राइम सीन अगर रिक्रिएट किया जाए तो इससे साबित होता है कि घटना पहले से प्री प्लान थी। जितने भी शूटर्स थे जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया वो प्रोफेशनल और हायर किए हुए शूटर थे, क्योंकि वो तत्काल कोई रंजिश की बात नहीं है, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से गोली मारी गई है और बड़ी प्लान्ड वे में गोली मारी गई है। तो ऐसे में कोई इंस्टेंट इवेंट जो होता है, जो हत्या का कारण होता है, वो बिल्कुल नहीं था, ये प्री प्लान्ड हत्या थी। और मैं राणा एक बात करने की कोशिश करता हूँ, जो यहाँ पे गार्ड हैं, ये बताइए कैसे हुई थी घटना और कैसे आपको क्या कल हम नहीं थे सर, हमारे एक मित्र थे, उनका है जो माँ जो एक्सपायर कर थे, तो हम सुबह में सर 9 बजे चले गए थे अंतिम संस्कार में। शाम में जब 7:30 बजे लौटे सर, तो देखते कि यहाँ प्रशासन लोग आए हुए हैं, अब भीड़ लगा हुआ था, मालूम चला कि ऐसी घटना घट गई। तो आप यहाँ पर पहले हमेशा रेगुलर गार्ड में रहते हैं? जी हाँ, हम यहीं पर है सर, 2.5-3 साल से यहाँ पर रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए, रुपेश से कुछ लोग मिलने आया करते थे होंगे, तो कैसे लोग आते थे और कौन कौन से लोग होते थे? नहीं सर, मिलने वाले तो बहुत लोग कम लोग आते थे, जो भी आते थे उनका जो परिवार जो भी आते थे। अब तो वैसा आदमी भी बहुत अच्छा थे सर, वैसा कोई खास अथी नहीं थे, आदमी बहुत अच्छा आदमी थे सर। अच्छा, आप बताइए कि पिछले कुछ दिन पहले से कुछ नए लोगों को आपने इस गली में देखा है या इस अपार्टमेंट के आसपास आते जाते देखा, जो लोग आते होंगे? ना सर, ऐसा तो हम नहीं देखे सर, आज तक अभी तक कुछ नहीं देखा सर। कल जब आप यहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा, क्या था? देखे सर कि यहाँ हम 7:30 बजे आए हैं, तो यहाँ देखते कि यहाँ प्रशासन लोग आए हैं, भीड़ लगा हुआ, तो मालूम चला कि ऐसी घटना घट गई। तो राणा देखिए, ये यहाँ के गार्ड हैं जो रेगुलर रहा करते, तो 2.5 सालों से इनका कहना है कि इनके पास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का आना जाना नहीं था, या किसी लोगों का आना जाना नहीं था, और पिछले दिनों भी इन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्ति को इस इलाके में नहीं देखा है। हालांकि कल ये सुबह 9 बजे जाने के बाद 7:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। इनका कहना है कि ये इनकी किसी की मौत हो गई थी और उस सिलसिले में ये गए थे। तो देखिए राणा, सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, SIT का गठन कर दिया है, जिसको लीड कर रहे हैं पटना के सीनियर SP उपेंद्र कुमार। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जो जिस गाड़ी में हत्या हुई, इस गाड़ी को भी पुलिस लेकर चली गई है, उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए ले गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो गाड़ी ऐसे ही खड़ी है। राणा, बिल्कुल, लेकिन शशांक जी, जिस तरह से आपने अभी तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से पतली सी गली है, एक घटना को अंजाम देने के बाद फिर जो अपराधी थे वो किस तरफ भागे हैं?
देखिए राना, मैंने अभी आपको जो गली दिखाई थी जिससे वो आए थे, मैंने आपको बताया कि ये जो इनका अपार्टमेंट है राना, ये जो कुसुम विला है, ये एकदम कॉर्नर पे है, गली के इंड पर है और उसके बाद डेड इंड है। आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए कि ये डेड इंड है, इसके बाद ये गली बंद हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने घटना करने के लिए भी वो इस पीओ पर जो पीओ है जहाँ पर ये घटना हुई है, पोस्ट ऑफ ऑकरेंस जो है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है, पीओ के पास उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर गाड़ियों के देखिए कांच के शीशे बिखरे हुए हैं और उसके बाद फिर वो वापस गए हैं। तो तमाम यहाँ पर अपार्टमेंट्स है और कुछ फैमिली रेजिडेंस है, लोकल लोग रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं था। आमतौर पे सीसीटीवी फंक्शनिंग नहीं था, लेकिन पुलिस को आगे किसी अपार्टमेंट में पुलिस ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, चूंकि सिक्योरिटी रीजन से उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। आगे के किसी अपार्टमेंट से या किसी घर से उनको कुछ फुटेज हाथ आई है जिसमें 2 लोग बाइक पे हैं और वो जा रहे हैं। तो पुलिस ने उस आधार पर, उस संदेह के आधार पर 2 लोगों को डिटेन किया है और उनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है उसमें सीनियर एसपी पटना है, उसके अलावा सिटी एसपी पटना है और 4 थाने के थानेदार हैं। तो एक मजबूत एसआईटी का गठन किया गया है और उन तमाम पहलुओं की भी जांच की जा रही है राना, जिस जो हत्या की ओर इशारा कर सकते हैं या जिनसे हत्या का। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को उनकी कार से एक मोबाइल मिला जो निश्चित रूप से रुपेश कुमार का ही होगा। तो रुपेश सिंह के मोबाइल को भी उसकी फॉरेंसिक टेस्ट भी की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि कॉल डिटेल के आधार पर लास्ट कॉल किससे बात हुई है और पहले के कॉल्स किससे और कितनी देर बात हुई है। तो हो सकता है पुलिस को इससे भी कुछ सुराग मिल पाए। शशांक जी, गली में भी कुछ लोग हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक बार आप उनसे भी बात कीजिएगा कि उनमें से अगर किसी ने उस घटना को होते हुए देखा हो, गोलियों की आवाज सुनी हो, एक बार उनसे भी बात कीजिएगा। शशांक जी, देखिए जो लोकल रेजिडेंट है वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आमतौर पे अभी इस वक्त यहाँ पर या तो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं या तो फिर मीडिया कर्मी हैं। तो एक लेडी थी जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ पे रहती हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कल क्या घटना हुई और आपको कैसे क्या पता चला, बताइए कल कैसे कैसे घटना हुई। सर, हम लोग के घर में बैठ के बाद टीवी भी देख रहे थे बच्चा को लोग के, तो हॉर्न आया, गाड़ी का आवाज़ आया, तो बच्ची को भेजें कि जाके गेट खोलाओ। तो गेट खोलने आई तो देखे कि शीशा फूटा हुआ है, तो वो मेरा आवाज़ दी कि मम्मी शीशा फूटा हुआ है। तो हम आके देखे तो देखे सर के शीशा फूटा हुआ है, सर बेहोश हुए थे। तो मैडम को भेजे बुलाने के लिए कि जाओ बच्चा, मैं आंटी जी को बुला के लिया। वो तो आंटी जी को बुला के लाई, जब तक रोवा कानी हो गया वो, उसके बाद से कुछ नहीं देखे सर, कुछ नहीं जाना। आप बताइए, गोलियों की आवाज़ आई थी? नहीं, पहले से सब कह रहे हैं कि पटाखा जैसे आवाज़ आया, हमको भी हल्का फुल्का सुनाई आया कि पटाखा जैसा आवाज़ आया। हम लोग घर में थे सर। हाँ, अंदर, यहाँ गार्ड उनको पत्नी है सर। तो आप घर में अंदर भी रहती हैं? अंदर रहते, अंदर रहे धूप में, दिन में जा बैठे हुए रहे। शाम होता ठंडी था, कल बच्चे लोग के लेके अंदर बैठे हुए थे सर। उसके बाद हॉर्न आया, जैसे बच्चे का भेजे, हॉर्न बजा तभी बच्चा को भेजे। पटाखा का आवाज आया तो नहीं, खेल रहा होगा सब, पटाखा छोड़ रहा होगा, उस समय कुछ नहीं सुनाई दिया। और उसके बाद हॉर्न बजा तो बच्ची को भेजे, गाड़ी शीशा फूटा, मेरा बुलाया, हमको बुलाई, तो बुलाई तो देखे कि शीशा फूटा हुआ, तो मैडम को बुलाए तो उसी में हल्ला उल्ला होना शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया सर। और किसी तरह नए लोगों को आपने देखा कभी यहाँ? नहीं सर, कुछ के नए लोग के नहीं देखे, जो आपस में था वही सब भीड़ लगा हुआ था सर। पहले दिन में आते थे? नहीं सर, किसी को नहीं देखे सर। तो ये थी जो यहाँ पे रहती हैं लेडी, इन्होंने कहा कि पहले जब फायरिंग की आवाज़ आई तो इनको लगा कि पटाखे दग रहे हैं, और पटाखों की आवाज़ के बाद भी ये नहीं आई, क्योंकि पटाखे आमतौर पे लोग दगाते रहे, क्रैकर्स करते रहते हैं। तो फिर जब ये वहाँ पहुँची तो हॉर्न की आवाज़ के बाद इन्होंने भेजा। दरअसल गोली लगने के बाद ही उनका हाथ हॉर्न पे पुश हुआ होगा और हॉर्न बजा होगा, क्योंकि पटाखे की आवाज़ जैसा कह रही हूँ पहले आई थी और उसके बाद हॉर्न बजा। इसका मतलब है कि जब शूटर्स ने शूट किया उनके ऊपर फायरिंग की, तो ऑब्वियसली जो चूँकि ड्राइविंग सीट पर वो थे तो उनका हाथ वेसल्स पे गया होगा, हॉर्न पे गया होगा, और उसके बाद इन लोगों को पता चला। तो जब यहाँ पहुँचे तो वो बेहोश थे, यानी वो या तो मर चुके थे या तो गोलियां उनको लग चुकी थी। तो इनका कहना है कि उससे किसी ने भी घटना को नहीं देखा, क्योंकि कल शाम को ठंड बहुत थी पटना में, अचानक टेम्परेचर गिर गया था, तो आमतौर पे लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। राना, बिल्कुल शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह के आरोप सरकार पर लगातार इस बात को लेकर लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है बिहार के भीतर, अब जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की घटना कल शाम 7:15 पर यह घटी है, वो भी इस बात की तरफ इशारा करती है। 20 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री साहब 2 बार विधि व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर
मीटिंग कर चुके हैं, समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी असर होता हुआ नजर नहीं आता है। उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें अगर राजधानी में घट जाती है, तस्वीरें निकलकर सामने आती है, और ऐसी घटना अगर राजधानी के भीतर हो जाती है, एक तरफ मुख्यमंत्री साहब समीक्षा बैठक कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर और दूसरी तरफ घटना घट जाती है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं।